सभी बच्चों नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि अजमेर के शासक थे और इन्हें हमारे भारतीय इतिहास के अंदर अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। भारतीय इतिहास के अंदर हमारे राजपूताने के कई शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी कूटनीति, अपने शौर्य बल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व के अंदर लोहा मनवाया है। आप तो जानते ही है कर्नल टोड ने अपनी किताब लिखी थी। उस किताब एनालिस के अंदर एक वक्तव्य उन्होंने दिया था कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर लियोनाइडस जैसा वीर पैदा ना हुआ हो। ये लियोनाइडस यूनान के बहुत बड़े वीर थे, योद्धा थे, जिन्होंने जक्सिस नाम के पारस के बहुत बड़े शासक को पराजित किया था। वो एक उपमा दी गई है हमारे राजस्थान के अंदर। हमारे भारत का जो इतिहास है वो इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर धीरे धीरे हम पहुंचते हैं तुर्की आक्रमण। हमारा भारत देश प्रारंभ से सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि इसका कारण था हमारे भारतवर्ष के दक्षिणी भाग के अंदर बहुत सारा इलायची है या काली मिर्च हुआ करती थी, जो कि यूरोपीय देशों के अंदर प्राचीन काल से ही जो है निर्यात की जाती थी। और निर्यात करने के कारण हमारे भारतीय लोग जो थे वो सिर्फ सोना और चांदी के माध्यम से इसका निर्यात करते थे, इसको बेचते थे। अब हुआ ये कि भारत में सोना इकट्ठा हो गया। अब भारतीयों ने एक परंपरा बना ली कि सोने को बेचना नहीं। धीरे धीरे पूरी दुनिया के अंदर ये अफवाह फैली कि हिंदुस्तान तो क्या है, सोने की चिड़िया है, क्यों ना हम हिंदुस्तान के अंदर चले, व्यापार करें, हम भी धनी हो जाए। पर ऐसी अफवाहें जो है वो शुरू से ही चलती आ रही है। हमारे भारत के दक्षिणी पश्चिम का जो हिस्सा है, अफगानिस्तान है, इससे आगे अरब कंट्रीज है, यहाँ पर जब इस्लामिक राज्यों का उदय हुए तो उन्हीं उद्योग के तहत धीरे धीरे बाद में आने वाले समय के अंदर गजनी एक मुस्लिम साम्राज्य का एक हॉट स्पॉट बन गया, जिसका हम कह सकते हैं मुख्य। वहां सुल्तान नहीं बैठा करते थे। अब सुल्तान जो थे उन्होंने मध्य एशियाई, अपने जितने भी मध्य एशियाई आक्रमण वो करते थे, उनके लिए उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती थी धन की, पैसों की। और पैसा वो कहां से कमाने वाले थे? उनको लगा कि हम शायद भारत में आक्रमण करें तो हमें क्या मिल सकता है, पैसा मिल सकता है। और उन्हीं के चक्कर में उन्होंने भारत के अंदर आक्रमण किए। और भी बहुत सारे आक्रमण के कारण थे, जैसे उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार करना और मुस्लिम बाहुल्य प्रारंभ के अंदर मुस्लिमों ने, अरबों ने आक्रमण किए थे, जिस क्षेत्र पर अधिकार किया था उसको वापस प्राप्त करना, ये और भी बहुत सारे इसके कारण थे। इन्हीं तुर्की आक्रमणों का जो प्रभाव है उसी के अंदर एक पार्ट है, उसी का टॉपिक है पृथ्वीराज चौहान। हमारे राजस्थान के अंदर चौहान वंश, जिसे चाहमान वंश भी कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति जो है अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग समय में मानी है और अलग अलग स्थान पर मानी है। बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हैं तो मानते हैं कि शाकंभरी जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र के अंदर सबसे पहले चौहान वंश की जो है स्थापना हुई थी। और उनके प्रथम वंशज है वो वासुदेव को माना जाता है, जिन्होंने लगभग 550 से 551 ईस्वी के आसपास में शाकंभरी साम्राज्य के अंदर अपना राज्य स्थापित किया। कालांतर में ये लोग चलते गए, चलते कालांतर में इन्होंने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। अजयराज प्रथम जो थे उन्हें इसका श्रेय जाता है। और धीरे बाद इन्हीं चौहान शासकों के अंदर एक शासक हुए जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को हमारे इतिहासकारों ने राय पिथौरा के नाम से भी जाना है। राय पिथौरा है, मारवाड़ी के अंदर इसे राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारा राजस्थान है भाई, राजस्थान में रा से ज्यादा राज जो शब्द होता है उसकी बड़ी शानदार व्याख्या की जाती है। जैसे मान लो किसी का नाम कान्हा है तो कान्हूड़ा होगा, अगर किसी का नाम जमकू है तो वो जमकुड़ी होगी। अगर री डा रू शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा जो खाना है वो भी थोड़ा कम बचेगा। हमारी मोनोपोली है कि हमें डा डी रू लगाते हैं, हालांकि इसके अंदर कोई बेइज्जती वाली बात नहीं होती, प्रेम से हम इसको बोलते हैं, कान्हू कान्हूड़ा, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो राय पिथौरा
ज्यादातर हमारे ग्रंथों में मिलता है। अपभ्रंश होकर धीरे धीरे उनको लगा कि भाई राज शब्द जो है वो रा के लिए उपयोग होता है, तो उन्होंने इसको राजचूड़ा बना दिया। इसके बाद आता है दल पुंगल, विश्व विजेता। समकालीन इतिहासकारों ने इन्हें दल पुंगल की उपाधि से विभूषित भी किया है। पृथ्वीराज चौहान थे, सबसे पहले इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1166 ईस्वी के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम श्री सोमेश्वर चौहान, माता का नाम कर्पूरी देवी। जब ये 11 साल के थे उसी समय इनके पिता सोमेश्वर की मृत्यु हो गई। हालांकि कोई कहते हैं कि पिता की हत्या की गई थी। बहुत सारे इतिहास के अंदर इस प्रकार की बहुत लंबी लंबी कहानियां भी है, बातें भी है, लेकिन हमें हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है। कक्षा 11 और 12 जो है उसके अंदर चौहान वंश जितना सिलेबस में हमें उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा में नहीं पढ़ना है। जब ये 11 साल के थे तब इनका क्या हुआ, राज्याभिषेक। 11 साल के होंगे उसके हिसाब से इनका सन आता है 1177 एनो डोमिनी, जिससे हम ईस्वी के नाम से भी जानते हैं। तो एक होता है बीसी, जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व जो होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाओं को माना जाता है, और ईस्वी ईसा मसीह की जन्म के बाद की घटनाओं को माना जाता है। ये हो गया राज्याभिषेक। अब किसी भी शासक, क्योंकि 11 साल के थे, इसका मतलब ये अभी राष्ट्र का संभालने के योग्य नहीं हुए थे, तो इन्होंने अपनी राजसत्ता अपनी माता कर्पूरी देवी के संरक्षण में रहते हुए 1 साल तक अपना राजभार संभाला। जैसे ही ये 12 साल के हुए तो इन्होंने 1178 ईस्वी के अंदर राजसत्ता अपने हाथ में ली, और उसके बाद में इन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और इसी के तहत इन्होंने अपने राज्य के अंदर कुछ योग्य जो व्यक्ति थे उनकी नियुक्ति करनी प्रारंभ की, और उन्हीं योग्य व्यक्तियों में जो सबसे प्रमुखता से जिसका नाम आता है, सबसे पहले आता है उनके प्रधानमंत्री का। क्योंकि उस समय भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, सेनापति भी हुआ करते थे, सारे होते थे। तो प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था कदम्बवास। कहीं कहीं पर इतिहास के अंदर अपभ्रंश के रूप में इनका नाम केमास भी मिलता है। दूसरे थे इनके सेनापति, जिनका नाम था भुवनमल। ये जो भुवनमल थे, इन्होंने और कदम्बवास केमास ने अंतिम समय तक अपने जो शासक थे उनकी सेवा की, राजभक्ति की। उन्होंने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन कभी भी आपके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। ये योग्य थे। पृथ्वीराज 12 साल के थे। शासन सत्ता जो होती है वो प्रधानमंत्री और सेनापति की कूटनीतियां जो होती है वो हमेशा प्रभावित करती है। जब ये 12 साल के हुए उसके बाद में इन्होंने एक विजय नीति बनाई। विजय नीति का मतलब होता है कि अपना प्रभाव हर जगह फैलाए। प्रभाव फैलाएंगे तो ही पहचानेंगे भाई एक राजा है, शासक है, महान शासक है। किसी भी शासक की महानता तभी प्राचीन काल में तभी सबसे ज्यादा मानी जाती थी जिसने ज्यादा युद्ध किए हो। जितना ज्यादा वो युद्ध करेगा, जितना ज्यादा वो विजय प्राप्त करेगा, जितना ज्यादा साम्राज्य फैलाएगा, वही उसकी महानता का प्रतीक माना जाता है। तो इन्होंने भी विजय नीति जो है वो अपनाई। गोपीनाथ शर्मा जो इतिहासकार है हमारे राजस्थान के इतिहास के, उन्होंने ये माना है कि पृथ्वीराज चौहान ने विजय नीति बनाने के 3 मुख्य टारगेट अपने दिमाग में रखे। सबसे पहला जो उनके स्वजन थे, स्वजन का मतलब है उनके परिवार के, उनका जो विरोध कर रहे थे उनके विरोध को शांत करना। दूसरा जो है अपने आसपास के जितने भी शत्रु है उन सभी शत्रुओं को पराजित करना। और जो तीसरा था विदेशी आक्रमणों का मुकाबला। ये 3 मुख्य कारण थे और इन 3 मुख्य कारणों के कारण उन्होंने अपनी विजय नीति बनाई। विजय नीति बनाने के बाद में उन्होंने शुरुआत की अपनी विजयों की। कोई भी शासक है शुरुआत करेगा अपने विजयों की, तो सबसे पहले विजयों की शुरुआत उन्होंने इस तरह की कि उनके एक चाचा थे, उनका नाम था अपरगांगे। ये लंबी कहानी है कि उनके चाचा ने विरोध क्यों किया, क्योंकि ये वत्सराज चतुर जो थे उनके बेटे थे।
वत्सराज चतुर्थ के बाद में अगला शासक कायदे से तो किसको बनना चाहिए था, इसको बनना चाहिए था। बना कौन? सोमेश्वर। सोमेश्वर की मृत्यु के बाद बना पृथ्वीराज चौहान। उनका विरोध जायज था, ऊपर से बालिग भी थे, नाबालिग थे, 12 साल का नाबालिग होता है। तो अपराह्न जो था, जो कि पृथ्वीराज चौहान के क्या लगते थे? चाचा, काकोसा, चाचा से। तो चाचा जी थे, काकोसा थे, उन्होंने अपराह्न ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया कि भाई राजा मैं हूं, पृथ्वीराज चौहान राजा नहीं है। पृथ्वीराज चौहान के प्रधानमंत्री और सेनापति की मदद से उन्होंने अपने चाचा की क्या कर दी? हत्या कर दी। क्योंकि प्राचीन काल के अंदर और मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, चाहे विश्व का इतिहास आप उठा के देख लो, अगर कोई विरोध करता था तो विरोध की सजा वो हत्या ही देते थे। अगर वो मान जाए तो अच्छा है, नहीं तो हत्या ही लास्ट ऑप्शन बचता था, ताकि अगलों में कोप हो जाए और कोई हिम्मत नहीं करे कि उनसे हम विद्रोह कर सके। अपराह्न की हत्या के बाद में अपराह्न जो था उसके भी तो बेटा था, जो बेटा है वो विरोध करेगा क्योंकि उसके पिता की क्या हो गई? हत्या हो गई। तो इसका बेटा था जिसका नाम था नागार्जुन, और इस नागार्जुन ने गुरुग्राम के अंदर जाकर और उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। ये जो गुरुग्राम है, इससे बाद में इसका नाम चेंज होकर बना गुड़गांव। नाम तो सुना होगा आपने, और अभी वर्तमान इसका नाम और चेंज हो गया है और इसका नाम पड़ गया है गुरुग्राम। ये वही गुरुग्राम है जहां पहले इसे गुरुग्राम के नाम से जाना जाता था। इसी गुरुग्राम में जो है नागार्जुन ने क्या कर दिया? अधिकार कर दिया। और ये क्षेत्र किसके अधीन आता था? ये क्षेत्र आता था पृथ्वीराज चौहान के अधीन। अब पृथ्वीराज चौहान का क्षेत्र है और वो राजा है, इसका मतलब दीखती सी बात है कि भाई वो युद्ध तो करेगा। तो उसने अपने सेनापतियों को आक्रमण करने के लिए कहां भेजा? ये यहां पर है गुरुग्राम और यहां है अजमेर। उसने अपने सैनिकों को भेजा गुरुग्राम में। गुरुग्राम के अंदर शासन बैठा था बन के नागार्जुन। नागार्जुन को पता चला कि पृथ्वीराज चौहान की सेना ने अटैक कर दिया है। तो भाई साहब नागार्जुन जी कहां भागे? नेपाल की तरफ भागे कि भागने में भलाई है, ये तो ये हमारे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और जब नागार्जुन भागे, इसका एक सेनापति था जिसका नाम था देवभट्ट। उसने कहा कि भैया कायरों की तरह भागने से अच्छा है कि मर जाओ। चाहे विद्रोह किया है, चाहे वो गलत है, चाहे वो सही है, लेकिन युद्ध भूमि के अंदर अगर हम भागे, भागने का मतलब है कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। इन्होंने युद्ध किया, युद्ध के अंदर काफी देर तक युद्ध करते रहे, लेकिन आखिर के अंदर इनको पराजित होना पड़ा। पराजित होने के बाद देवभट्ट प्लस के साथ 159 लोगों को पकड़ा गया और पकड़कर कहां लाया गया? अजमेर। क्यों? क्योंकि अजमेर का शासक था, तो अजमेर लाया गया। अजमेर लाने के बाद में तारागढ़, जो कि अजमेर के किले का नाम है, इस तारागढ़ के जो गेट था, मेन गेट, वहां पर इन सभी की हत्या करके और इनकी गर्दन को इस गेट के ऊपर टांग दिया। ये इसलिए किया गया ताकि आसपास के क्षेत्र के जो लोग, जिनके मन में ये आ रही थी कि मैं पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध बगावत कर लूं क्योंकि ये तो अपनी टापर है, तो उसी चीज को उनके दिमाग से निकालने के लिए, मारवाड़ी कहते हैं ना, होरो निकालने के लिए उन्होंने इन 159 प्लस 160 लोगों की गर्दन काटी और किले के गेट में लटका दी, ताकि भविष्य के अंदर वो कभी भी इतनी बड़ी गलती नहीं करे कि भाई हम पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ बगावत कर सके। जब नागार्जुन का खात्मा हुआ तो यही गुरुग्राम और हिसार, ये दो क्षेत्र है, इन्हीं के आसपास के अंदर एक जाति रहा करती थी जिसका नाम था भंडारक जाति। ये भंडारक जाति का क्या इतिहास है? अलग अलग इतिहासकारों ने इनका अलग अलग इतिहास बताया है। इतना बताया जाता है कि एक लुटेरी जाति थी, उसका मुख्य व्यवसाय था ये रात को लोगों की फसलें लूट के ले जाया करते थे, इनके घर लूट के ले जाया करते थे। तो इनका बड़ा आतंक था,
पहले इनके जो दादाजी थे उन्होंने भी इनका समूल विनाश करने का प्रयास किया था, लेकिन ये जातियां फिर खड़ी हुई। जब फिर खड़ी हुई तो 1182 ईस्वी के अंदर वनमल और कदमवास केमास जो इसके प्रधानमंत्री और इसके सेनापति थे, इन दोनों ने मिलकर और इसका समूल विनाश कर डाला और इनको हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से उखाड़ फेंका। उसके बाद हमारे भारत के इतिहास में इस भंडारक जाति का कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता उल्लेख, यानी इन्होंने इनको समूल यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और इस बात की पुष्टि जीनपति सूरी नाम के समकालीन इतिहासकार करता है। इनको विद्वान कह सकते हैं हम, इनको वर्तमान के परिदृश्य में हम इतिहासकार कह सकते हैं। जीनपति सूरी ने इस बात की पुष्टि की है कि पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में भंडारक जाति को इस क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। और राजा का एक उत्तरदायित्व होता है, अगर वो इस प्रकार की बर्बर जातियों से अगर अपनी जनता की रक्षा करे तो वो जनता के बीच में हमेशा लोकप्रिय होता है, ना कि वो विद्रोही होता है। अब राजा है तो लोगों की नजरों में क्या हो गए, एक सम्मानित व्यक्ति। और जब सम्मानित व्यक्ति होंगे तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में राजा जी का प्रभाव आगे बढ़ेगा। अब जब लोग जय जयकार करने लगे तो पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि जब मेरी जय जयकार हो रही है, जब मैंने अपने सौजनों का विनाश कर दिया, यानी जो मेरे विद्रोह में खड़े थे, जो जातियां आतंक मचा रही थी, मैंने उनको शांत कर दिया, तो मुझे प्राचीन कालीन राजाओं की तरह एक दिग्विजय योजना बनानी चाहिए। प्राचीन काल में हमारे गुप्त वंश के एक शासक थे जिनका नाम था समुद्रगुप्त। वी.ए. स्मिथ, जिन्होंने 1904 में अपनी किताब लिखी थी अर्ली हिस्ट्री एंड एशियन इंडिया। इस किताब के अंदर उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो उन्होंने भी इनसे प्रभावित होकर पृथ्वीराज चौहान ने कि प्राचीन कालीन राजाओं ने दिग्विजय योजना बनाई थी, तो मुझे भी दिग्विजय योजना बनानी थी। दिग्विजय का मतलब है बहुत बड़ी योजना, पूरे भारतवर्ष के अंदर अधिकार करना या बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर अधिकार करना। और इसी दिग्विजय योजना के तहत कुछ जो शासक थे उनसे इनका मुकाबला भी हुआ और इसके अंदर उनकी विजय भी हुई। तो कुछ हद तक जो पड़ोसी राजा जो थे उनसे इनके साथ दुश्मनी भी हुई। और इसी दिग्विजय योजना के तहत तो सबसे पहले जो शासक के जिनसे युद्ध हुआ उनका नाम था महोबा के चंदेल वंशी शासक परवर्तीदेव। हालांकि इतिहासकार कहते हैं कि अजमेर और महोबा की जो सीमाएं थी वो आपस के अंदर टकराने लग गई। ये राजस्थान का नक्शा इस प्रकार का, पहले ऐसा राजस्थान नहीं था, अलग था। तो मैंने इसलिए नक्शा बनाया था कि आपको ध्यान में रहे कि वर्तमान के राजस्थान के हिसाब से महोबा था, अजमेर था, इसलिए इसका थोड़ा ध्यान रखिए। तो महोबा के शासक परवर्तीदेव थे और अजमेर के शासक हमारे पृथ्वीराज चौहान थे। जब सीमाएं आपस में टकराएगी तो दिखती बात है ये अपना वर्चस्व ऊंचा करने के लिए इस राजा से युद्ध करेगा और ये इनसे क्या करेगा, युद्ध करेगा, क्योंकि ये भी उस समय के महोबा के चंदेल और उसके महान शासक थे, छोटे मोटे शासक नहीं थे। इनके दो सेनापति थे, एक का नाम था आल्हा और एक का नाम था उदल। आज की मध्य प्रदेश की जो दंत कथाएं हैं या शादी विवाह के जैसे जो प्रोग्राम होते हैं उनके अंदर जो लोकगीत गाए जाते हैं, जैसे अपने यहाँ पे गाए जाते हैं, महिलाएं घूंघटा निकाल के और मुंह पे हाथ लेके जो मायरे के गीत गाती है, उसी प्रकार या शादी के गीत गाती है, उसी प्रकार वहां पर भी ये परंपरा है। और उन्हीं गानों के अंदर लोक गीतों में आला और उदल की वीरता का क्या दिया जाता है, बखान किया जाता है। अगर आपने कभी लोकगीत सुने हैं, बच्चियां तो सुनती है, बच्चे कम सुनते हैं क्योंकि उनको समझ में भी नहीं आता। थोड़ा समझने का प्रयास करें कि लोकगीतों में आखिर है क्या चीज। हमारा बहुत कुछ स्थानीय इतिहास तो उन्हीं लोकगीतों में मिल जाता है। अगर आप सही सुनोगे तो बहुत आगे काम आता है लोकगीत, मैंने खूब सुने। अब दोनों के बीच में युद्ध हुआ 1182 ईस्वी के आसपास में, अंतिम समय में इनके बीच में युद्ध होता है।
और इस युद्ध के अंदर महोबा के चंदेल शासक जो थे उनके दो वीर सेनापति आला और कुदुल जो तुमुल नामक स्थान पे युद्ध हुआ था, इसलिए इसे तुमुल युद्ध भी कहा जाता है। इसी तुमुल युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो गए और वीर गति को प्राप्त होने के बाद में पृथ्वीराज चौहान और महोबा के जो शासक थे इसके अंदर संधि हुई। कुछ इतिहासकार कहते हैं इनको जीत लिया था, लेकिन महोबा को अपने साम्राज्य में ज्यादा दिन नहीं मिला पाए थे, बाद में साम्राज्य इन्होंने वापस भी लौटा दिया था। महोबा के चंदेल वंशी शासक परमरित देव को पराजित करने के बाद में एक अलग घटना घटित होती है तो बड़ी रोमांचक है। इतिहास में अलग अलग रोमांचकारी कथाएं तो भरी पड़ी है, बड़ा क्योंकि जब वीर रस की बात आती है उसमें प्रेम रस का समावेश तो होना जरूरी है। जब समावेश होगा तो ही तो हमारी कथाएं, हमारा इतिहास बनता है। वर्तमान में आबू का नाम तो सुना होगा आपने। आबू रोड है माउंट आबू के अंदर हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू सबसे ऊंची चोटी है। वहां पर आबू का एक शासक था, उसकी एक बच्ची थी जिसका नाम था इच्छी। 1171 ईस्वी के अंदर जब हमारे देश के अंदर मोहम्मद गोरी, साउद्दीन गोरी, मोहम्मद बिन साम, अलग अलग इसके नाम मिलते हैं, इन्होंने जब भारत के अंदर आक्रमण किए थे तो 1171 ईस्वी में इसने गुजरात का आक्रमण किया था। और उस समय गुजरात आक्रमण में यहाँ के शासक थे भीम। उन्होंने भीम सेकंड जो थे उन्होंने मोहम्मद गोरी को आबू के पास अहिंदलवाड़ा नामक स्थान पर पराजित कर दिया था। पराजित करने के बाद मोहम्मद गोरी यहाँ से वापस चला गया था गजनी। जब उस समय अगर किसी विदेशी आक्रांता को कोई पराजित कर देता था तो उसकी बड़ी वाही होती थी। इसलिए आबू के जो शासक थे उन्होंने अपनी बेटी का विवाह का प्रस्ताव किसके पास में रखा? भीम सेकंड के पास। और भीम सेकंड की जो थे वो एग्री हो गए, उनकी राजकुमारी थी और विवाह का उस समय कौन मना करता था? इच्छी मन ही मन किसको पसंद करती थी? पृथ्वीराज